नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त की जानकारी दी। उन्होंने 7 बिंदुओं पर जोर दिया है। वित्त मंत्री की 5वीं किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कारोबार और कंपनीज एक्ट इज ऑफ डूइंग बिजनेस और राज्य सरकार संबंधी मुद्दे और 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के इस पैकेज की जो 4 दिन से वो जानकारियां दे रही थी, आज उसकी अंतिम किस्त में उन्होंने कई चीज़ों का ऐलान किया जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान 200 नई किताबें ई पाठशाला में जोड़ने का फैसला करने के साथ ही ऑनलाइन क्लास के लिए डीटीएच पर अब जो 3 चैनल चल रहे थे उनकी संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया। एक तरफ वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया है तो दूसरी तरफ लॉकडाउन 4.0 भी कल से शुरू होने जा रहा है, जिसमें भी कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। खासतौर से जो है शाम को 7 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह तक पूरे देश में कर्फ्यू रहेगा और कई चीज़ों में छूट दी गई है, लेकिन कॉलेज, स्कूल बंद रहेंगे, मेट्रो और रेल सेवाएं भी बंद रहेंगी। तो दोनों ही बातें हैं और यही है हमारा आज का विशेष 5 दिवसीय ऐलान और कितनी राहत। और इस पर सीधे हम चर्चा के लिए चलते हैं हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी के पास। रिजवान जी, एक तरफ 5वीं किस्त का ऐलान 20 लाख करोड़ के पैकेज की और दूसरी तरफ लॉकडाउन 4.0। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी की ओर से विधायक मोहन यादव हमारे साथ हैं और कुणाल चौधरी जो विधायक भी हैं और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कुणाल, आप कैसे देख रहे हैं, आज 5वां दिन था, राहत पैकेज का पूरा ऐलान हो गया। 20 लाख करोड़ का जो राहत दी जानी है देश को, आज ऐलान हो गया और विपक्ष खासतौर से कांग्रेस की गई जा रही सियासत पर भी इशारे पर वित्त मंत्री ने कुछ कहा है। तो क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं आप इसको? और आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं, आप दोनों विधायक हैं इसलिए इस पर भी देखिए, पहली बात तो जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण जी का ये पैकेज दिया है और जिस प्रकार से बातें करी है, सिर्फ हवाई बातों से ये देश नहीं चलता। इस देश की जमीनी हकीकत से कोसों दूर इनकी घोषणाएं हैं और ये घोषणाएं कहां होगी कि आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत पहले ही है। ये हिंदुस्तान का वो बच्चा जो पैदल चल रहा है 5 साल की उम्र में नंगे पैर, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है, हिंदुस्तान की ताकत भी है कि यहाँ के लोग उस सहिष्णुता के साथ, उस तरीके से इस देश के मूल भाव को करते हैं। पर जब हम देखते हैं कि इनके उसके अंदर जाते हैं तो ये 13,000 करोड़ की घोषणा करती है कि हवाई जहाजों के मतलब एयरपोर्ट के उसके लिए करा जाएगा। आज प्लेन चल कहां रहे हैं, किन परिस्थितियों में इसके बाद एयरलाइन कंपनियां रहेगी, आज उनके लिए काम करने की कोशिश करी जा रही है। वो कोयला खदानें जिनको हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन किया था, क्योंकि वहां जितना मजदूरों के ऊपर अत्याचार होता था, अनाचार होता था और जिस प्रकार से उनके साथ धोखा होता था, उसको नेशनलाइजेशन करने का काम किया था। आज उसको प्राइवेटाइजेशन का, आज मैंने शिवराज जी का ट्वीट देखा कि मध्य प्रदेश में 50 है, तो कहीं ना कहीं एक धोखा करते हुए मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान बसता कहां है, ये इस बात को ना तो समझ पा रहे हैं ना जानने की ये कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान गांव में बसता है, किसानों में बसता है, गरीबों में बसता है। आपने क्या राहत दी? आज लगातार पैदल मजदूर चल रहे हैं, लगातार उनकी जाने जा रही है, ना उनको राशन पहुंच रहा है, ना उनको समय पे। हम जो इतने बड़े साधन संसाधनों की बात करते हैं, इस 20 लाख करोड़ क्या हम इस देश के उस मजदूर को उसके घर तक नहीं पहुंचा सकते थे? हम ना तो नीति और नियत
हमारी किसमें खोट है ये सोचना पड़ेगा। और राहुल जी ने भी जो बात कही स्पष्ट रूप से, आज उन्होंने कल मजदूर के यहाँ गए, एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया तो उसके ऊपर उनका जिस प्रकार का बयान था, मतलब एक शर्मनाक बयान एक वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है। अगर आप लोगों के आंसू नहीं पहुंच सकते तो कोई पहुंच रहा है तो उसको तो कम से कम क्रिटिसाइज करने का काम ना करे। और लगातार हवाई बातों से निर्मला सीतारमण जी का एक गुब्बारा है, वो गुब्बारा फूट गया। मिला क्या? मतलब इस 5 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि आपको क्या मिला, इस देश के उस मजदूर गरीब को क्या मिला, इस देश के उस किसान को क्या मिला? सिर्फ कर्ज बांटने के हिसाब की जो इन्होंने बात कही कि लोगों को कर्जा देंगे, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के, अरे ये हिंदुस्तान सरकार की उम्मीद क्या है कि पीएम केयर में भी हिंदुस्तान का आम नागरिक दे, लोगों को राशन नागरिक दे, लोगों की सैलरियां वो नहीं काटे, लोगों के लिए राहत के इंतजाम वो करे, सड़कों पे चलने वालों को भोजन वो कराए। तो सरकार का काम क्या है? सरकार क्या सर्कस चलाने के लिए बैठी है? सिर्फ चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के माध्यम से कैसे घोटाला कराया? क्योंकि आज ही मैंने एक पेपर में पढ़ा कि मंदसौर के अंदर वहां पे जहां से नहीं निकला, समय कम पड़ेगा। नहीं, आपको पूरा समय मिलेगा आपको। अरे मोहन भैया, आप फिर यही तो दिक्कत है, आप मंत्री बनने के लिए इतने जल्दी में है। चलिए बोल जी, मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे थे, उसका जवाब आप ही दे दीजिए कि जनता को क्या मिला, आपको क्या मिला, किसको क्या मिला। हमारे छोटे भाई है, पर ये युवक कांग्रेस की किसी सभा में बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है। डिबेट का अर्थ है कि 2-4 शब्दों में बात रख दे, फिर मेरी बात सुन ले, उनकी बात आ जाए बीच में, हमारे बीच में ईशान जी जुड़ गए, ईशान जी की बात आ जाए, फिर थोड़ा सा आप चलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अब मैं जैसे बात निकाली है, मैं ये पूछना चाहूंगा कुणाल भाई से कि अभी तो मनमोहन सिंह जी मौजूद है, उन्होंने ही इंदिरा गांधी जी की नीतियों को बदल करके ये जो वर्तमान की आर्थिक नीतियों जो लागू की, जिसमें लाइसेंस राज खत्म करने की बात की, जिस प्रकार से बैंकों को और बाकी चीजों की तरफ वो कदम बढ़ाया, आर्थिक नीतियां बदलने का काम किया। अब कुणाल भाई तय कर दे कि इंदिरा गांधी की नीतियां सही थी या मनमोहन सिंह जी की नीतियां सही थी, ये तो तय कर ले। ये जो ग्लोबलाइजेशन का समय है, इस समय में पूरी बात कह दीजिए, फिर मैं आऊंगा उनके पास। मैंने अभी इसलिए बात कही कि वर्तमान के दौर में हमने सबने देखा कि 2014 के बाद से जिस प्रकार से सरकार ने कई सारे मामलों में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए न केवल पूरे वर्तमान के प्रदेश में जनतंत्र के अंदर विश्वास दूसरी बार सत्ता में बैठ कर हासिल किया, बल्कि कई सारे ऐसे ऐतिहासिक निर्णय कर दिए जिस निर्णयों के आधार पर अब विश्वास बना के वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और कई बातें तो उन्होंने कही नहीं थी, वो भी करके दिखाई। जनसंघ के समय जो स्थापित हुए कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाएंगे, उनने हटा के दिखाई। राम मंदिर के मामले में पूरे देश का विश्वास जोड़ते हुए न्यायपालिका के निर्णय को लागू करके दिखाया। नहीं तो हमको मालूम है कि यही कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया शाहबानो तलाक मामले में 3 तलाक के, और सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को राजीव गांधी ने खुद ने अपनी सरकार में रहते बदला। राजीव गांधी के पास भी सत्ता उस समय की सर्वोच्च ताकत उनके पास थी, लोकसभा में उनके पास इतनी मेजोरिटी थी, लेकिन उसके बाद भी वो जनमत के आगे। क्या मिला जनता को इन 5 दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जितनी प्रकार से घोषणा हुई, अलग अलग प्रकार के हर सेक्टर का ध्यान रखा गया, कौन से सेक्टर को छोड़ा, सबको साथ लेके चलने के लिए ये जो एक खराब समय है, इस खराब समय को एक अच्छे अवसर में बदलने के लिए जो आगे बढ़े हैं आत्मनिर्भर भारत की तरफ से, वाकई वो काबिल तारीफ। बाकी निशिकांत जी बताइए। आज के लिए मजदूर सड़क पर है, बहुत लोगों का रोजगार छूट गया है, बेरोजगार हो गए लोग। आज के समय के लिए क्या है? क्या आप बताइए। रेल चालू की, बसों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि औद्योगिकरण के आधार पर जो रोजगार की तलाश में 60-70 साल में पहले से ही ध्यान रखना चाहिए था, आत्मनिर्भर गांवों को बना लेते, तो ये आज नौबत नहीं आती। लेकिन ये 70 साल में कांग्रेस ने जो औद्योगिकरण के नाम पर एक तरह से कुछ ही जगहों पर रोजगार के जो साधन उत्पन्न किए, उसके कारण से वर्तमान में ये भारत का स्वरूप हमको बिखरे हुए रूप में दिखाई देता है। अब नए सिरे से नई इबारत लिखी जाएगी, भगवान करे, मालिक करेगा कि हम उस नई रास्ते में बढ़ेंगे जिसमें एक नई संभावना बढ़ेगी। क्या देख रहे हैं इन 5 दिनों में? क्या खोया, क्या पाया? खोया तो बहुत कुछ था, इन 5 दिनों में हमने पाया क्या? देखिए क्या है रिजवान भाई, अभी मैंने आप लोगों की डिबेट नहीं सुन पाया, आई एम सॉरी, कुछ कनेक्टिविटी की समस्या आ रही थी।
ये उनकी जो कॉन्फ्रेंस है उसमें अभी दो चीजें आएगी। एक तो मनरेगा में पैसा डालना है 40,000 करोड़, दूसरा स्टेट्स की बारोइंग लिमिट को बढ़ा दिया है, 3 से 5% कर दिया है। तो अभी जो मैं शायद कहीं मीडिया में सोशल पोस्ट भी करता रहता हूं, दो चीजें हैं। आपका बजट आ चुका है, तो क्या ये आप बजट अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि राहत दे रहे हैं? ये दो चीजें उन्हें समझानी थी। बजट अनाउंसमेंट अलग चीज होता है, हम ये करेंगे वैसा करेंगे। आग लगी है, अभी हम कुआं खोदने के लिए लोन का अप्लाई करेंगे, बैंक के पास आवेदन देंगे, फिर बैंक बताएगी, फिर वो हमारी कैपेसिटी पेइंग देखेगी, फिर हमें कुआं खोदने का लोन देगी, फिर हम मजदूर लेने जाएंगे, फिर कुआं खुदवाएंगे, आग बुझाएंगे। ये एक तरीका है। और दूसरा ये है कि भाई घर में बाल्टियां रखी हैं, ड्रम रखे हैं, सब के ऊपर पानी टंकी है, उसकी पानी वो डाल देंगे हम, जितनी बुझेगी बुझेगी, बाकी भगवान मालिक। तो ये दो बातें हैं। तो अभी आग लगी है और आप ये बता रहे हो कि कुआं ऐसे खुदेगा, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये जो 40,000 करोड़ है ये क्या रीअप्रोप्रिएशन से आएगा, मतलब जो पुरानी दूसरी कोई योजनाओं को बंद करके इसमें डालेंगे तुरंत अभी? तो ये जो मजदूर अभी गांव में गए हैं, ये इनको पैसा मिलेगा, ये उन्हें बताना चाहिए था। जो जहां तक मेरी जानकारी और मेरे एक कानों ने सुना है, वो उन्होंने नहीं बताया कि पैसा आएगा कहां से। ठीक है ना? तो उधारी तो अभी मिलना मुश्किल है क्योंकि सबकी हालत खराब है। दूसरी बात है कि स्टेट्स को उधार लेने की आपने जो पावर है वो बढ़ा दी है, 3 से 5% ऑफ जीडीपी कर दिया है। यानी अगर अपन मध्य प्रदेश का माने तो 2 लाख करोड़ का 9 लाख 9.5 लाख करोड़ की अगर जीडीपी है तो वो करीब 45,000 करोड़ उधार ले सकता है, जो अभी 25 से 26,000 करोड़ उधार लेता है। यानी 20,000 करोड़ उधार लेने की उसके पास पावर है। यदि मिल जाएगा तो कुछ दिन खर्चा चल जाएगा राज्य का, तो राज्य में परेशानियां नहीं आएंगी, पुराने बिल पेमेंट हो जाएंगे, लोगों को कुछ कुछ काम चलाने के लिए पैसा। और जुडिशियस यूज सरकार कैसे करती है वो सरकार को देखना है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है, उनकी सरकार पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको लेके भाई साहब ये बताना है कि पैसा कहां से आएगा, ये वो स्पष्ट नहीं है। अब आप वहां जाते हैं उसके पूरा 5 दिन का जो बजट भाषण है वो तो मैं एनालिसिस अभी 10-15 मिनट में नहीं कर सकते। दूसरा जो उसमें कंफ्यूजन है वो ये है कि आप लोन दे रहे हैं लोगों को, तो लोन का मतलब होता है कर्जा लेने का मतलब है कर्जा चुकाना भी होता है। तो जब मैं धंधा ही नहीं करूंगा, मैं दुकान ही नहीं खोलूंगा, मैं बाजार ही नहीं जा पाऊंगा, मैं सिनेमा ही नहीं जा पाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं रेस्टोरेंट भी बंद रखूंगा, मेरी नौकरी भी चली गई है, मुझे सैलरी भी नहीं मिल रही है, तो रीपेमेंट कहां से करूंगा? वो तो मुझे समझाना पड़ेगा ना आपको कि मैंने लोन देने का रास्ता आपको दे दिया है, रीपेमेंट का रास्ता ये रहेगा आपका, वो बताना भी जरूरी है आपको। वो नहीं उसमें बताया गया। जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं, वो बताएंगे कल परसों नरसों 2 साल बाद, आई डोंट नो, मुझे वो पता नहीं। पर जो मैं समझाऊं वो ये है कि मुझे मान लीजिए एक लोन मिलता है, बहुत अच्छी बात है, कैसे करना है? मैं आपकी बात समझ गया। इसके अलावा और कोई बिंदु है? इसके अलावा बिंदु ये है कि ये जो मजदूर गए हैं अभी लौट करके, तो ये उनको गांव में रोजगार मिलेगा तो वो लॉकडाउन में मिलना है, तो उसका रोड मैप क्या है कि लॉकडाउन में काम कौन से हैं, कौन सी योजनाएं चलेंगी जिनमें उन्हें काम मिलेगा, ये बताना भी जरूरी है ना। तो ये इसमें स्पष्ट नहीं था। ये समझ जी सर। मोहन यादव कह रहे थे कि आप इंदिरा गांधी के राष्ट्रीयकरण का जिक्र कर रहे थे, लेकिन नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के दौर के ग्लोबलाइजेशन में आप क्या सामने देखते हैं, अभी आप क्या देख रहे हैं कि उन्होंने क्या ऐसा कर दिया? देखिए मोहन यादव जितनी बात कही उसमें एक भी बात की क्या निर्मला सीतारमण जी ने कहा, क्या नहीं कहा, और क्या इस देश के गरीब मजदूर को मिलेगा, किसान को मिलेगा, उस बात के ऊपर एक भी बात नहीं करी। कई सायरा बानो, कई इंदिरा जी, नेहरू। भैया नेहरू जी को आप कितनी गाली देते रहे ना, ये 70 साल जो देश चला, इस देश की सामाजिक और नीति रीति पे, और उसके बाद सड़क पे अगर 47 के बाद आया तो आज वो स्थिति बनी है। जो बात दूसरी ये कह रहे हैं कि बड़ी बात, अच्छी बात जो इन्होंने कही, हमारे उन्होंने अभी पिछले उन्होंने कही, बड़ी अच्छी बात कही कि इस देश में लोगों को कर्ज चुकाने की स्थिति नहीं है।
उनको कर्जदार बनाने की बात करी। आज कर्ज माफी की जगह कर्जदार, आत्मनिर्भर भारत बना रहे हो कि कर्जदार भारत बना रहे हो? कि शिवराज जी ने पहले 2 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, अब और ज्यादा कर्जा लेके कर्ज लो और घी पियो की नीति अपनाने का काम कर देंगे। स्पष्ट रूप से ऊंची दुकान और फीके पकवान के रूप में। और जिस मनरेगा को इस देश के प्रधानमंत्री मॉन्यूमेंटल मिस्टेक, एक सेकंड, मॉन्यूमेंटल मिस्टेक कह चुके थे, वही इस हिंदुस्तान की नींव है। और जो कांग्रेस की रीति नीति इस देश के गरीब मजदूर किसान के लिए थी, आज आप कोल सेक्टर की बात करो, कितना बड़ा वापस माफियाओं को। और छोटा बॉस, आपने तो कुछ बोला जो उसमें बताया नहीं कि इस देश के गरीब को क्या मिलेगा। अरे मैं बताता भैया, आपने वो जवाब नहीं दिया। आपने इंदिरा गांधी का जिक्र आप ही ने किया था। जवाब का अंतर बताओ। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी ने जो योजना चालू करी, आज वही इंदिरा गांधी की योजना का उल्लेख हुई कि नहीं? वो अरे वो इंदिरा गांधी की सांसारिक दृष्टि, और जो आप खाद्यान्न खा रहे हैं, जो इस देश को अलग अलग इंडस्ट्रियलाइजेशन और सारी आपने 2014 से लेके 2014 से लेके देश को करा क्या है, देश जान रहा है। आप मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे थे, अभी शशिकांत त्रिवेदी भी कह रहे थे कि आप कर्ज लेने की क्षमता बढ़ गई, राज्यों की सीमाएं बढ़ गई है, आधे कर्ज ले लेंगे, कुछ दिन काम चल जाएगा। मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में आपको चुनाव में भी जाना पड़ेगा। सरकार से तो आप बहुत सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं? कि हम लगातार, आप मेरी भी बात करें तो इस प्रदेश का हर कांग्रेस का कार्यकर्ता लगातार लोगों की सेवा करने में लगा। मैंने भी खुद अपनी विधानसभा में लगभग 20,000 राशन के पैकेट्स पहुंचाने का काम, जो कच्चा राशन है, और सब लोग इनसे ही पूछ लेना, उज्जैन में महेश परमार और सब क्या कर रहे थे, सब राशन पहुंचा रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जो कार्यकर्ता आज कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, तमाशा है, राशन बांटना तमाशा है। दिल्ली से नहीं कर रहे हैं इनके लोग, प्रदेश में कुणाल भाई ने नहीं करा, लेकिन उज्जैन में तमाशा कर रहे हैं। तमाशा है कि राशन है? राशन तमाशा दिख रहा है। गरीब का राशन इन्हें तमाशा दिखता है, गरीब का राशन बांटना इन्हें तमाशा दिखता है। तो हो सकता है इनके लिए गरीब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मोहन जी, गरीब के ऊपर इस मजदूर, मरते मजदूर और गरीब किसान की ये नहीं, गलत बात। अगर आप गरीब को राशन बांटने को तमाशा कहते हो तो इस बात से मुझे दुख होता है कि आपके जैसा नेता गरीब के राशन बांटने को तमाशा कहता है। ये बड़े भाई है, पर अगर गरीब और किसान की वो करेंगे तो गलत बात है। स्पष्ट रूप से जो अब बात तो करने देते ही नहीं है वो, मतलब बड़े भाई होके भी ऐसा शिवराज जी का भूत चढ़ा उनको। ये कितना ही झूठ बोल ले, कितना ही शिवराज जी के इनको मंत्री नहीं बनाएंगे, वो पैसे भी उन बिकाऊ लालों को दिए हैं, मंत्री भी उन्हें बनाएंगे। मोहन जी, मैं कह रहा हूं आपको, झूठ बोलना बंद करो। वाले आपके रोके रुकने वाले होए वही जो राम रहते तुम्हारे अपने भाग्य से वो शिवराज जी आपको नहीं करेंगे, कितना झूठ बोलो उनके लिए। सिंपल आ जाए, मेरे को वोट लेने दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, 20 दिन से बात आई है। अभी एक बार आपने खुद ने पूछा कि मनमोहन सिंह की नीति या इंदिरा गांधी की नीति, उस पर जवाब नहीं दिया कुणाल भाई ने, क्योंकि फंसते हैं। इनको यह धर्म संकट रहेगा कि मैं किसको सही करूं। अब बात इतनी अच्छी कि हमारे बीच में एक अच्छे विद्वान अर्थशास्त्र के समझने वाले हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए 2 विषय जरूर सामने रखना चाहूंगा कि हमने सबने देखा कि जिस प्रकार से जीएसटी ला करके आर्थिक दृष्टि से सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाने का प्रयास किया। ये जीएसटी सरकार कांग्रेस के समय से भी लाने की कई बार बात चली थी। अभी वर्तमान के इस कठिन दौर में जिस प्रकार से हमारे यहाँ रक्षा में, अंतरिक्ष में कोल इंडिया कंपनियों को और बाकी प्रकार से जो एक खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं भी आप पूरे देश में अपनी फसल बेच सकते हैं, आप जा सकते हैं, किसानों को छूट दी, आप निर्यात कर सकते हैं। ऐसे कई सारे घटनाक्रम जिसके आधार पर सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किया है, जिसके माध्यम से भविष्य की एक संभावना खुलेगी। हम ये मान के चलते कि अवसर के आधार पर जितनी कठिन दौर है उससे अच्छा एक लंबी छलांग लगाने के लिए संभावना है, क्योंकि चीन से कई सारी कंपनियां भाग रही है, अमेरिका से लेकर कई सारे देश भारत में संभावना ढूंढ रहे हैं। तो हमको हमारा उतना बड़ा दरवाजा खोलना पड़ेगा जिसमें हम सबको समाहित कर लें। रही बात आर्थिक दृष्टि से, मैं मान के चलता द्विवेदी जी बहुत विद्वान है, वो उनने अच्छे से बात करेंगे कि अभी ये जो बातें आई थोड़े दिन रुकना पड़ेगा। ये बात सही कि दो मूल कांग्रेस और बीजेपी में एक अंतर में आप बताऊंगा,
और भारत 20 लाख करोड़ के पैकेज में एक 5 दिवसीय पत्रकार वार्ता में आज के लिए क्या किया? किसान सड़कों पर भटक रहा है, मजदूर मैं बता दूं सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहा है, आज के लिए क्या है? आपको जानकारी के लिए बता दूं, जी, आप ये अंदाज लगा लो कि ऐसे कठिन दौर में ये जो 10-12 साल में किसानों से उपज खरीद के बिचौलिए खत्म करने का काम बहुत बड़े पैमाने सरकार ने किया है। आप बताइए कि 1925 रुपए क्विंटल का गेहूं खरीद रहे हैं, जो 1700-1600 में मंडी में नहीं पूछ रहे लोग। तो सरकार के वो जो पहले व्यापारी सप्लाई करते थे कांग्रेस के समय, किसान लूटा जाता था और बाद में ये खरीदते थे। आज 2 बार जितना गेहूं खरीदा उससे 2.5 गुना ज्यादा ले चुके हैं और अभी भी 26 तारीख के बाद भी ये पूरी संभावना है इतनी उत्पादन हुआ सब खरीदेंगे। जो आज इस दौर में आप अंदाज लगा लो, इतनी बड़ी धनराशि देकर के जो आज कोई मंडियां नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का जो इतने कठिन दौर में भी माल खरीद के जो उनको राहत पहुंचाने का काम किया है, उसी प्रकार आपको बता दो खरीदने में जो कठिनाई आएगी वो अपनी जगह, लेकिन मंडी बंद है, लोग पैसे के लिए परेशान है, लेकिन घर घर जाकर काम किया। आपका भी समय बहुत कीमती है। मजदूर भटक रहा है सड़कों पर, 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा चल रहा है, छोटे बच्चों को लेके चल रहा है। एक ऑटो रिक्शे में 20-20 लोग जा रहे हैं, एक बाइक में 5-5, 7-7 लोग जा रहे हैं, और बहुत से तो पैदल चले जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने हाथ ठेले बना लिए हैं, रास्ते में कुछ भी बना लिया है। कोई रिटायरमेंट के बाद सिनेमा का शो नहीं छूटा था। ये एक ऐसी महामारी है जिसने कोई तारीख नहीं बताई थी। जैसे आकस्मिक एक आपदा आई है, आपदा में जो जहां फंसा था वहां फंसा था, लेकिन उस आपदा को जिस ढंग से आपने सबने देखा, विश्व के बाकी देशों की तुलना में भारत को सामने रखते देखेंगे, उसके फैसले अपने आप दिख जाएंगे। ऐसी आपदा में जितना बचाने का प्रयास कर सकते थे, उससे अगर माननीय प्रधानमंत्री ने बचाने का प्रयास किया, ये बात मैं मानता हूं कि ऐसे कई उपाय के कारण से लोगों की जान और बच सकती है। लेकिन ये जो कई छोटी मोटी गलतियों के आधार पर सारा किया कराया गोबर कर दे, ये मैं इस बात के लिए थोड़ा विरोध करता हूं कि वाकई एक अच्छा नीयत से काम किया, और मैं इस नाते से विपक्षी भी तारीफ करता हूं कि हम और आप ये आपदा में तो कम से कम राजनीति न करें, एक साथ चले, एक साथ मिले जुले। जो कठिनाई है वो आप जरूर बताओ, हम उस पर ध्यान देंगे। सरकार की अपनी भूमिका है, कांग्रेस की अपनी भूमिका, लेकिन हम और आप मिलकर मानवता के नाते अभी वर्तमान के दौर में हमको इकट्ठा चलने की जरूरत पड़ेगी। शशिकांत त्रिवेदी, आप दोनों से कोई सवाल पूछना चाहते हैं जल्दी से? मैं ये आपसे प्रश्न करता हूं कि जो वर्तमान जी बोलिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप कुछ कहना और कुछ पूछना चाहते हैं? जल्दी से कहिए। नहीं, सब बहुत छोटी सी बात है। मैं आप पहले भी कह रहा हूं कि अभी भैया आग लगी है, अभी कुआं खोदने की बात मत करिए। और सबसे अच्छी बात यह है, मोहन जी बुरा मत मानिएगा। मोहन जी सुन लीजिए मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी की और जितने भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबकी एक बहुत बड़ी समस्या है इस समय, जो इसके कारण वो परेशान है। वो जिस दिन कांग्रेस को भूल जाएंगे, उस दिन वो सब समस्याओं का हल ले आएंगे। और जितना फोकस तुम कांग्रेस पे आप लगा के बैठे रहोगे, आप समस्याओं पे नहीं जाओगे, आप कांग्रेस पे रहोगे कि आज ये साहब बैठे, इन्होंने क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोला, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, और ये पत्रकार थे कांग्रेस के पक्ष में तो नहीं बोले। आप अपनी बात करो भाई कि कारवां लुट क्यों रहा है, ये बताना पड़ेगा आपको। हमें इधर उधर की बात कह रहे हैं चीजों को पटरी पर लाए, नए सिरे से पटरी पर ला रहे हैं सारी तरह की चीजों को। और ये सारी चीजें जो है, ये जो निजीकरण जो है, ये सब कांग्रेस की देन है। नहीं, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, मान लेते हैं, उसको वाइट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, जीरो कर। आप बताइए कि आपका इक्वेशन क्या है, नई थ्योरी क्या है? आइंस्टाइन क्या क्या मुझे नहीं सुनना। ब्रह्मांड में क्या हुआ नहीं मालूम, 14 अरब साल पहले क्या हुआ वो नहीं पता। आज की पृथ्वी पे कोरोना घूम रहा है, इससे कैसे निपटना है ये आपको अभी बताना है। पृथ्वी कैसे बनी, ब्रह्मांड कैसे बना, बिग बैंग हुआ नहीं हुआ, ये अपनी मायने रख रहा है। मायने ये है कि कोरोना से कैसे निपटना है, क्या करना है, अभी फिलहाल काम क्या है। मैं अंतिम सवाल पर आ रहा हूँ। कुणाल, आपको कुछ पूछना है? वो मेरा तो एक है कि इन बेपनाह अंधेरों को सुबह इन अंधेरों का अंधा तमाशबीन नहीं,
और एक बात तो कि मोहन जी 5 दिन में नहीं समझ पाए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या एक चीज मिली, तो मतलब दूसरा क्या कोई समझ पाया? मेरे बारे में थोड़ा आधा पल्ले नहीं बोल तो मैं आपको बता सकता हूं। फीके पकड़ा, अरे पूरी डिबेट हो गई, पर एक बात मोहन जी ने नहीं कही कि ये निर्मला सीतारमण जी ने इस प्रदेश को, देश को दिया क्या, गरीब मजदूर का क्या किया। पर वो शिवराज जी के कारण वो लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। कैसे भी व्यक्ति ऐसे नहीं है, वो तो क्या मंत्री पद का लफड़ा, इसलिए इतना झूठ बोल रहे हैं। इतने झूठ नहीं बोलते, बहुत कमिटमेंट वाले मजबूत व्यक्ति है, पर वो क्या है, पार्टी को लाइक झूठ बोल लेंगे। उनसे जवाब देने दीजिए। जी मोहन जी कुछ कहना चाहते हैं? कहना है वर्तमान है, खासतौर पर शशिकांत त्रिवेदी का सवाल ये है। हमने देखा कि आपको कम से कम ये तो तारीफ करना पड़ेगी कि 130 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश चाइना की तुलना में अपने कितने कम संसाधन में कितने करोड़ निर्णय लेकर के, जब बड़े बड़े देश धराशायी हो गए, अमेरिका से लेकर के सारा यूरोप, ऐसे में अपने लोगों को बचाने का जो प्रयास माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है, उसको हमको कम से कम इस निर्णय का स्वागत करना पड़ेगा। दूसरा, इसके साथ साथ समानांतर रूप से जिस प्रकार से आर्थिक नया तरीका लेकर सामने आए, हो सकता है उसमें अभी हमको कई बात समझ में आएगी, कई नहीं आएगी, लेकिन ये अंतर है कि पैसा लुटा करके खाली घर बिठा दे, इसके बजाय एक लंबा अच्छा बढ़िया रोड मैप तैयार किया है जिसमें सब सेक्टर को सम्मिलित किया है। मुझे पूरा भरोसा है निश्चित रूप से इसके आधार पर भारत आगे बढ़ेगा और विवेकानंद की भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, दिशा में आगे बढ़ेगा। हमने कोई बुराई नहीं करी किसी की भैया, हमने तो सिर्फ निर्मला सीतारमण जी की बात करी, ना देश के प्रधानमंत्री। उनने क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, 20 लाख करोड़ में क्या दिया, ये मोहन जी मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले, चुनौती बहुत बड़ी है और बहुत बड़े पैमाने पर लोग यहाँ से वहां पलायन कर रहे हैं। आपके सामने चुनौती है, मंत्रिमंडल गठन की रोज बात होती है, अभी भी मुख्यमंत्री कई लोगों से चर्चा कर रहे हैं, मंत्री पद के का एक जिक्र भी कर रहे थे। क्या लग रहा है कि कब तक ये संभावना है सरकार बनेगी? अब तो लॉकडाउन हो गया, 14 दिन का लॉकडाउन फिर हो गया 31 मई तक, तो अब लगता है ये फिर चलेगा और जिम्मेदारियां तो बहुत है, अभी मंत्रिमंडल की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मंत्रिमंडल गठन का जो अपना दायरा है या अधिकार है वो माननीय मुख्यमंत्री का है, और ये बात भी हम समझ रहे हैं कि इसमें अभी जिस प्रकार की ये बीमारी चल रही है, हमको लगता है कि 7-8 दिन बाद कुछ कंट्रोल होने की स्थिति बनती है। लगता है कि ये और 8 दिन लगाना पड़ेंगे और 15 दिन लगाना पड़ेंगे। इसके बारे में कोई जो पूर्वानुमान लगाना चाहिए, वो पूर्वानुमान के मामले में सारी व्यवस्थाओं के करने के बावजूद भी अभी कोई पक्का नहीं कह सकता इससे किस ढंग से लगता है। आने वाला समय से लग रहा है कि कोरोना के साथ हमको जीना पड़ेगा जब तक कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाए, तो तब तक हमको धैर्य भी रखना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि इस भयानक महामारी में प्रधानमंत्री तो कह रहे विश्व के सभी देशों को, सभी सत्ताओं को मिलकर के इस भयानक बीमारी से मनुष्य मात्र को मिलकर के हमको अपनी सीमाओं को बाहर तोड़ते हुए लेके चलना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा भारत के सभी दल एक तरह से जिस दल से अभी तक मिलकर के आए हैं इस संभावना से लड़ते रहेंगे। और हम जो वर्तमान की राजनीति है, बहुत समय मिलेगा, बहुत आराम से कर लेंगे, लेकिन इस कठिन दौर में हम अपनी एकजुटता दिखाएं। मेरा एक सवाल था, एक मेरा सवाल था कि सिर्फ वो बिकाऊ लाल ही मंत्री बनेंगे कि आपके जैसे टिकाऊ व्यक्ति भी बनेंगे जो बीजेपी की विचारधारा से बहुत टिकाऊ है? ये थोड़ा सा जवाब, इसका जवाब शशिकांत आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, क्या है मोहन जी बता नहीं पा रहे हैं, उनको ये कुणाल जी परेशान कर रहे हैं। एक्चुअली राज्यों को चलो ठीक है, मैं उनका वो करा देता हूँ मोहन जी की। चलिए मोहन जी को थोड़ा मैं हेल्प कर देता हूँ। और राज्यों को उधार लेने की पावर दे दी है, लिमिट बढ़ा दी है, तो 20,000 करोड़ अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। मगर इस समय बैंकों का रेट बढ़ाना चाहिए था कि हमारा पैसा अगर रखा है, आपका पैसा रखा है, तो हम बैंकों को दे कि भाई लो आप राज्य को उधार दो, राज्य गारंटी देता है इस चीज की। दूसरी बात है, मोहन जी ये नहीं बता रहे हैं कि एक्चुअली रोड मैप जो है वो रिपेमेंट का है, लेकिन समस्या ये है कि निर्मला सीतारमण मैडम उसको समझा नहीं पाई है। और कारण ये है कि वो अपने बजट भाषण में, शायद अभी मैंने पढ़ा कहीं, वो राहुल गांधी ने ये कर दिया, राहुल गांधी, अरे भाई आप अपनी बात बताओ ना। और राहुल गांधी तो इस समय पावर में है नहीं, वो तो कोई डिसीजन मेकिंग रोड मैप का पार्ट भी नहीं है आपके। बहुत बड़े पैमाने पर
मजदूर फंस गए, अचानक लॉकडाउन जब हुआ, और बहुत लोग संक्रमित भी हुए इस कारण से, इसलिए कि ठेकेदार या जिनके साथ वो काम करते थे उन्होंने सहयोग नहीं किया, और एक जगह बहुत ढेर सारे लोग थे, अपने अपने वो अधीर हुए, सड़कों पर उतरे, कई जगह संघर्ष हुआ और वो अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। बहुत बड़े पैमाने, कम से कम 1 से 2 करोड़ लोग होंगे जो अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ चुके, संक्रमित होने की आशंका है उनके, और उनके संक्रमित करने की भी आशंका है। अब इससे कैसे निपटेंगे? अब इतने दिन हमने जो मेहनत की है, जिसकी तारीफ कर रहे हैं, विपक्ष अलग है कि वो ये कहता रहा है कि आपने विश्वास में लिए बिना ये काम शुरू कर दिया। लेकिन चलिए, अब तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब चौथे लॉकडाउन पर बढ़ने वाले, कैसे इनसे निपटेंगे हम इन चीजों? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें अलग अलग प्रकार से हमको निपटने के लिए सरकार ने भी अपनी प्लानिंग कर ली और हम उसमें आगे बढ़ेंगे भी। सही कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी से लोग के परेशान तो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जिसको होता है वो मर ही जाता है, वो खत्म ही हो जाता है। ये लगातार देखने में आया कि इस पे अगर समय पे उसको इलाज शुरू कर दे और खुद की इम्यूनिटी पावर जो अगर बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से उससे निपटने में भी सक्षम होते हैं। अभी जिस प्रकार से आयुष विभाग ने अलग अलग प्रकार से होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और खास करके जो ऐसे जो बीमार है उनके समय पे जांच करके उनका इलाज कराने का प्रयास भी करा, लेकिन कई सारे लोग इसमें सबसे बड़ा कष्ट हुआ लोग जो छिपाते हैं, लोग अपनी इस बीमारी को बताने के लिए आगे आएंगे तो निश्चित रूप से उसका हल निकलेगा। डॉक्टर से लेकर सारे प्रशासन के लोग अपनी जान हथेली पे लेकर 24 घंटे सड़क पे, कई लोग शहीद भी हो गए। लेकिन ये जो जागृति का अभाव है, शशिकांत कुछ पूछ रहे थे आपसे जी, लोगों के पास जो पैसा है जमा करें, राज्य सरकारें कर्ज ले, लोगों के पैसा लौटाने की गारंटी है, तो कुछ ब्याज बढ़ा दे लोगों का, जिससे लोगों को भी फायदा हो। देखिए, ये भाग्य की बात भी है कि हमारे पास क्रूड ऑयल का जो रेट कम हुआ था और बड़े पैमाने पे जो स्टोर किया है, जो बड़े पैमाने पर एक धनराशि की संभावना हुई है, ऐसे अलग अलग सब सेक्टर को लेकर के धनराशि का प्रबंधन भी किया जा रहा है। स्टोरेज है आपके पास कि आम आदमी पैसा जमा, आप ज्यादा स्टोर कर नहीं सकते, स्टोरेज नहीं है, ये सरकारों की लिमिट बढ़ गई है, तो उसमें आम आदमी को भी फायदा मिले, आम आदमी की फायदे के लिए भी इंटरेस्ट आम आदमी समय के साथ मालूम पड़ता जाएगा। जिस प्रकार से सभी सेक्टर को छूट मिली, उसका आज संभावना पे बात करेंगे तो थोड़ा ज्यादती हो जाएगी, थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, 5 दिन इंतजार किया और भी इंतजार कर लेंगे, चौथे लॉकडाउन की ओर भी बढ़ रहे हैं। कुणाल पूछ रहे थे जो टिकाऊ है उनका क्या होगा? देखो, जो अब इसकी बात तो ऐसी हो गई कि कांग्रेस के डूबते जहाज के आधार पर जो भी हमारे पास आया है, हमारी परमात्मा की दया से भाजपा की विचारधारा को जिनने अपनाया है उन सबका स्वागत रहेगा, सबको साथ लेके चलेंगे। आपको नहीं बनाएंगे मतलब? अरे आपको बताना चाहिए हमको, हमने देखा है आपका कमिटमेंट, ये 1 मिनट बोल दिया, इनका कमिटमेंट देखा, एक बार इनको 2003 में टिकट दी, ये पैदल गए और इनकी टिकट काट दी, उसके बाद पार्टी के साथ खड़े रहे, 2 बार दूसरे को मंत्री बना दिया। अभी भी आपको नहीं बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? इस उम्र में इतना झूठ बोल रहे हो आप बीजेपी के लिए, मतलब निर्मला सीतारमण की बात पे झूठ बोल रहे हो भैया, और तो भी मंत्री आपको नहीं बनाएंगे, पैसे भी उनको दिए। अगर आप कहने लगेंगे तो मौका कैसे मिलेगा उन्हें? नहीं, मेरा ये है कि ये इतने कमिटमेंट वाले आदमी है, इनको तो मौका देना चाहिए। आज पैसे भी वो बिकाऊ लाल को दे दिए, मंत्री भी उन बिकाऊ लाल को बना देंगे, तो इनका टिकाऊ का क्या होगा? क्या कहेंगे मोहन जी? मोहन जी, आप कुछ कहेंगे? जी, कुछ कह रहे हैं आप? मोहन जी आपसे पूछे जी। हाँ, मोहन जी, खुराना ने जो सवाल किया आपसे, उस पर क्या कहेंगे आप? आपकी आवाज नहीं जा रही है अब तक। मेरा 2 चीजें थी और मोहन जी ने 2 बातें और कही थी कि इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कोरोना का सिर्फ एक इलाज है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, क्वारंटाइन और कहीं ना कहीं आइसोलेशन। पर टेस्टिंग में जिस प्रकार से हम पीछे हैं, और चाइना का उदाहरण देते हैं पर ताइवान का नहीं देते, जिस ताइवान में रोज कुणाल जी, आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। मेरी आ रही है? मोहन जी, उनकी आवाज आ रही हो, उनको आवाज नहीं आ रही है। मोहन जी, मेरी आवाज आ रही है? मंत्री बना नहीं रहा तो आवाज पहुंचेगी, उनको बनाना चाहिए इनके कमिटमेंट वाले व्यक्ति के साथ, मतलब उनकी
उनकी आवाज शिवराज जी ने दबा दी है जी मोहन जी को आवाज नहीं आ रही है। हानि मेरा यही था हमारे सवाल नहीं सुन पा रहे मोहन जी। इसका कोरोना का सिर्फ एक संकट का इलाज है, टेस्टिंग कैसे बढ़ाए, पर टेस्टिंग में हम जितने पीछे हैं, जब तक टेस्टिंग ठीक नहीं होगी तब तक हम फिलहाल वो सवाल नहीं सुन पा रहे। मोहन जी आपको आवाज आई है? मोहन जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम है रिजवान जी, उनको शायद आवाज आपकी और हमारी किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। चलिए अविनाश वक्त हो गया है और एक बार फिर कोशिश कर लीजिए। जी मोहन जी आपको आवाज आ रही है हमारी? जी अभी तक नहीं पहुंची, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप मोहन जी बोल दीजिए कुछ भी, आप कुछ भी बोल दीजिए। अब ये आप जो बात- कहना चाह रहे हैं, आपने कुछ सुना था, आप बोल दीजिए अपनी बात। अब वो नहीं बोल पाएंगे भैया, वो तो उनको शिवराज जी के चक्कर में कुछ नहीं बोल पाएंगे। अपनी उनकी बात बात कह दीजिए, अब वो ये बात भी नहीं मोहन बोल जी, पा ये बात भी उनको अंतिम नहीं पहुंच प्रतिक्रिया पा दे रही। दीजिए आप। चलिए लगता है उन्हें आवाज नहीं आ रही और वो हमारे इशारे भी नहीं समझ पा रहे हैं। जी यही है कि 5 दिनों में कोशिश की है सरकार ने ये बताने की जी कि वो अर्थव्यवस्था को कैसे किसी लेकिन ये तो है कि अपने अच्छे सिद्धांतों के लिए जो काम पार्टी देगी वो हम जरूर करेंगे। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि जो काम पार्टी देगी वो हम जरूर करेंगे और जो जिम्मेदारी देंगे उसको हम उस पर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही। तो बस यही है कि क्या होगा आने वाले दिनों में, मजदूरों का क्या होगा, किस तरह से इन समस्याओं से निपटा जाएगा, इस पर सबकी निगाह है। इस पर लगातार हम चर्चा भी करते रहेंगे, लेकिन लोगों को धैर्य रखना चाहिए। संकट बड़ा है, एकजुटता भी उतनी ही जरूरी है। जी अविनाश जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से शशिकांत त्रिवेदी जी बता रहे थे, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं कि जो आग अभी लगी हुई है उसको बुझाने का क्या इंतजाम है, तो ये जो है क्लियर बहुत सारी चीज़ें हो जाएं, लोगों तक पहुंच जाएं, जो सरकार चाहती है, जो राहत सरकार लोगों तक पहुंचाना चाहती है, जिस वजह से उन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, वो लोगों तक किस तरह से पहुंचेगा, ये एक सरल तरीके से लोगों तक बात पहुंचे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस वक्त मजदूरों की समस्या है, तमाम तरह की चुनौतियां हैं सरकार के सामने, और इन चुनौतियों से सरकार लड़ ज़रूर रही है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैसेज डिलीवर नहीं हो पा रहा जिन तक पहुंचना चाहिए, और चीज़ें भी नहीं पहुंच पा रही। लेकिन निश्चित तौर पर इसका भी रास्ता निकलेगा और जल्दी उम्मीद की जाएगी कि सरकार अपनी बात और राहत लोगों तक पहुंचा सके। और विपक्ष भी जिस तरह से दावा कर रहा है सरकार का साथ देने का, तो विपक्ष भी अपनी भूमिका के लिए तैयार है। विपक्ष भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार का साथ देकर उनका संबल बढ़ाए, उनका हाथ बटाए, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। रिजवान जी बहुत शुक्रिया आपका, मोहन जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए, कुणाल जी आपका बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया, शशिकांत त्रिवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो रिजवान जी ये स्थिति है और हम सभी उम्मीद करेंगे कि जो भी हो अच्छा हो, और अच्छा जो हो वो जल्द हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो कुल मिला के 5 दिवसीय ऐलान और राहत पर अभी भी कई बातें ऐसी हैं जो जनता चाहती है कि उसका तरीके से खुलासा हो और सरल शब्दों में वो बात उन तक पहुंचे, और सरकार ने क्या कुछ किया है उनके लिए, ये इसको लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उस भ्रम से बाहर लाया जाए। लॉकडाउन 4.0 भी कल से शुरू हो जाएगा, लिहाजा अब सरकार किस तरह से चीज़ों को हैंडल करती है और किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।